वाशिंगटन के आलीशान होटल में डोनाल्ड ट्रंप के प्रोग्राम पर भीषण फायरिंग, बाल बाल बचे राष्ट्रपति ट्रंप, 2600 मेहमानों की अटकी सांस, प्रोग्राम में मच गया हड़कंप। क्या इसके पीछे ईरान कनेक्शन? और अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में तुर्की देश में करने जा रहा बहुत बड़ा एविएशन इवेंट, ड्रोन से लेकर हथियार तक हर शहर को बनाया जा रहा पावर सेंटर, आम लोगों को भी युद्ध की ट्रेनिंग। जानेंगे क्या है पूरा मामला, दुश्मनों में हड़कंप। और साथ में आपको बताएंगे ब्रिटेन के 80 से ज्यादा पूर्व डिप्लोमेट्स ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा अगर अब भी इजरायल पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। यूरोप को दी चेतावनी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, शनिवार रात वाशिंगटन हिल्टन होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां व्हाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट्स डिनर चल रहा था और उसी दौरान एक हथियारबंद शख्स ने घुसकर फायरिंग करनी शुरू की। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहीं मौजूद थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमलावर को काबू कर लिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि गोली चलने के बाद किस तरह सुरक्षा अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को पकड़कर बचा रहे हैं और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी सुरक्षा अधिकारी घेर कर बाहर निकाल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला था और उसके पास शॉटगन, पिस्तौल और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक पहुंचा, उसने एक अधिकारी पर गोली चला दी। हालांकि उस अधिकारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ट्रंप ने खुद बताया कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, लेकिन जैकेट ने उसे बचा लिया और अब वो पूरी तरह ठीक है। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल अस्पताल में उसकी जांच हो रही है। उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें खतरनाक हथियार के साथ हमला करना और फेडरल अधिकारियों पर हमला शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अभी तक इस हमले का ईरान से कोई संबंध नहीं मिला है और शुरुआती जांच में हमलावर अकेला ही नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले के बाद डिनर प्रोग्राम को टाल दिया गया है और इसे लगभग 30 दिनों बाद दोबारा आयोजित करने की बात कही गई है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप पहले भी 2024 में 2 बार हमले की कोशिशों का सामना कर चुके हैं, इसलिए यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट मानी जा रही है। इस घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने फौरन ट्रंप को मेज के नीचे छिपा दिया और किसी तरह वहां से सुरक्षित निकाला। होटल में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 2600 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वीडियो में भीड़ साफ देखी जा सकती है। घटना के बाद जो वीडियो सामने आए हैं उसमें फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान युद्ध को लेकर तुर्की काफी अलर्ट है, क्योंकि इजरायल के बड़े बड़े नेता तुर्की को लगातार धमका रहे हैं कि अगला निशाना वही है। दूसरी तरफ तुर्की भी खामोश बैठने वालों में नहीं है, वो भविष्य की युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। तुर्की अब अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। 5 मई से साहा 2026 नाम का एक बड़ा डिफेंस, एविएशन और स्पेस एक्सपो इस्तांबुल में होने जा रहा है और इस बार इसका मकसद सिर्फ हथियार दिखाना नहीं, बल्कि पूरे देश में ड्रोन क्रांति लाना है। तुर्की की मशहूर कंपनी बाइकर के सीईओ हुलुक बैराकतार ने साफ कहा है कि इस एक्सपो से जो भी कमाई होगी उससे पूरे तुर्की के 81 प्रांतों में ड्रोन बनाने और ट्रेनिंग के बड़े बड़े सेंटर खोले जाएंगे। मतलब सीधी भाषा में हर शहर में लोग ड्रोन बनाना, उड़ाना और टेस्ट करना सीख सकेंगे, जिसका मतलब तुर्की में युद्ध की तैयारी है। किसी भी स्थिति में आम लोग भी ड्रोन को ऑपरेट कर सके, यानी दुश्मन के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल कर सके और उसे बना सके, क्योंकि युद्ध में अक्सर बड़े बड़े कमांडरों और एक्सपर्ट को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में आम लोग न सिर्फ सैनिक की ट्रेनिंग लेंगे बल्कि हथियारों का भी ट्रेनिंग लेंगे। उन्होंने बताया कि ये एक्सपो पहले बहुत छोटा था,
2018 में सिर्फ 170 कंपनियां आई थी, लेकिन अब 1700 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी, जिनमें 260 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। और इस बार करीब 2 लाख लोग आने वाले हैं, जो दिखाता है कि तुर्की का डिफेंस सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की मीडिया अनादोलू के मुताबिक साहा इस्तांबुल आज यूरोप का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिफेंस नेटवर्क बन चुका है, जिसमें 1300 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी है। पहले 2000 के दशक में तुर्की में सिर्फ 17 डिफेंस कंपनियां थी, लेकिन अब यह संख्या 3000 से भी ज्यादा हो गई है, यानी पूरा सिस्टम ही बदल गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुर्की सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जहां जरूरत पड़ने पर पूरे देश में लाखों ड्रोन तुरंत बनाए जा सके। ये किसी भी युद्ध या इमरजेंसी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब ये समझे कि तुर्की दुश्मन के खिलाफ पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी है, और वो भी ऐसे समय में जहां इजराइल की तरफ से इस वक्त तुर्की पर ही सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल ऐसे किसी भी देश को देखना नहीं चाहते जो उसके लिए भविष्य में खतरा हो। एग्जाम्पल आप ईरान को ही देख सकते हैं, और डिफेंस कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं है। रॉकेटसन के सीईओ ने कहा कि तुर्की का सप्लाई सिस्टम दुनिया में सबसे तेज और मजबूत है। असेल्सन नए एडवांस अटैक सिस्टम दिखाने वाली है। MKE अब ऐसे हथियारों पर काम कर रही है जो जल्दी और सस्ते में बन सके, और TAI इंजन इंडस्ट्री INC नई टेक्नोलॉजी में आगे रहने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर तुर्की अब सिर्फ डिफेंस में खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बड़ा पावर सेंटर बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहां टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और ट्रेनिंग तीनों एक साथ चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन के 80 से ज्यादा पूर्व डिप्लोमेट्स ने एक खुला खत लिखकर अपनी ही सरकार और यूरोप को साफ चेतावनी दी है कि अगर अब भी इजराइल के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि वेस्ट बैंक में इजराइल तेजी से नई बस्तियां बना रहा है, और ये सिर्फ कब्जा नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने में मिलाने की तरफ बढ़ रहा है। उनका कहना है कि दुनिया इस वक्त ईरान और लेबनान जैसे मुद्दों में उलझी हुई, और उसी दौरान इजराइल चुपचाप अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, चाहे वो वेस्ट बैंक हो या गाजा। इन पूर्व अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इजराइल अपने ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, जैसे EU इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट और UK इजराइल ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिनमें साफ तौर पर मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन जरूरी बताया गया है। लेकिन उनके मुताबिक जमीन पर इसके उलट हालात है। फिलिस्तीनियों के साथ भेदभाव हो रहा है, बसने वालों की हिंसा को सरकारी समर्थन मिल रहा है, और ये सब मिलकर भविष्य में एक फिलिस्तीनी देश बनने की संभावना को खत्म कर रहा है। इस खत में उन्होंने साफ मांग रही है कि अब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। यूरोप को इजराइल के साथ अपने समझौते रोकने चाहिए, सेटलमेंट से होने वाला व्यापार बंद करना चाहिए, हथियारों की सप्लाई रोकनी चाहिए, और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी सीमित करनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन से भी कहा गया है कि वो सेटलमेंट से जुड़ा हर तरह का व्यापार बंद करे और अपने सभी समझौतों की दोबारा समीक्षा करे। डिप्लोमेट्स ने खास तौर पर चेतावनी दी कि अगर इसी तरह बस्तियों का विस्तार जारी रहा, खासकर वेस्ट बैंक के E1 इलाके में, तो भविष्य में फिलिस्तीन नाम का देश बन पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उनका कहना है कि सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल इन बातों को नजरअंदाज कर रहा है। अब सरकारों को जमीन पर एक्शन लेना ही होगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।